दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म परफेक्ट ब्लू की कहानी को डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के शुरुआत में हम मूवी की मेन लीड मीमा किरीगोई से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि सेंट्रल पार्क में अपनी परफॉर्मेंस दे रही होती है। मीमा चैम नाम के एक जापानीज पॉप, इन शॉर्ट जे पॉप ग्रुप की मेन सिंगर एंड परफॉर्मर है एंड शी इज रियली फेमस फॉर दैट। यहाँ मीमा की परफॉर्मेंस के दौरान हम स्टेज सिक्योरिटी क्रू में ही एक क्रीपी से सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम मी मैनिया है और वो मीमा को सीक्रेटली लाइक करता है। किस हद तक वो तो मूवी में आगे ही पता चलेगा। यहीं स्टेज के पास कुछ अजीब से लोग भी मीमा का शो देख रहे थे और ड्रिंक्स वगैरह करते हुए उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं, जिन्हें मी मैनिया सबक सिखाने जाता है। यहाँ मीमा की परफॉर्मेंस ओवर होती है, जिसके बाद वो कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ मी मैनिया उन पियक्कड़ लोगों से लड़ने लगता है। ऑडियंस उन लोगों को यहाँ से भगा देती है, जिसके बाद मीमा बताती है कि अपने बैंड चैम के साथ ये उसकी लास्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि अब वो अपना एक्टिंग करियर परस्यू करने जा रही है। ये बात सुनकर मीमा के कई फैंस उसके लिए खुश होते हैं और कई फैंस इंक्लूडिंग मी मैनिया काफी हर्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि अब वो शायद ही कभी मीमा को एज ए जे पॉप स्टार देख पाते। यहाँ मीमा की मैनेजर रूमी भी मीमा के इस डिसीजन से कुछ खास खुश नहीं थी, येट वो उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी रहती है। सुनाओ, मीमा के लाइफ में इस दिन के बाद से ही डिस्टर्बिंग चीजें होना शुरू हो जाती है। मीमा को अब ऐसा फील होने लग गया था एज इफ कोई उस पर 24 घंटे नजर रखे हुए था एंड इवन उसे ट्रेटर लिखा हुआ फैक्स वगैरह भी आने लगता है। इससे एक बात तो क्लियर था कि ये सब मीमा के किसी पुराने फैन का ही किया धरा था, क्योंकि उसके कई फैंस उसके जे पॉप करियर को छोड़ देने के फैसले से नाराज थे। अगले कुछ दिनों के बाद मीमा को एक लेटर के जरिए एक वेबसाइट के बारे में पता चलता है, जिसे चेक करने के लिए मीमा अपनी मैनेजर रूमी से एक डेस्कटॉप मंगवाती है और इंटरनेट पर उस वेबसाइट को सर्च करती है, जो कि दरअसल उसी का एक फैन पेज था जहां मीमा से रिलेटेड अब तक के सभी इवेंट्स, आज तक के सभी परफॉर्मेंसेस वगैरह अपडेटेड थे। मीमा रूमी से इंटरनेट सर्फ करना सीख लेती है, जिसके बाद वो इस फैन पेज पर घंटों अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। लेकिन धीरे धीरे मीमा को रियलाइज होता है कि इस फैन पेज पर उसकी लाइफ से रिलेटेड कई इंट्रिकेट डिटेल्स मेंशन थी, लाइक वो किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करती है, कहाँ जाती है, कहाँ से शॉपिंग करती है इत्यादि। अब जिस तरह के डिटेल्स के गहराइयों में ये वेबसाइट जा रही थी, उससे मीमा अनकंफर्टेबल होना स्टार्ट कर देती है। इनफैक्ट इस फैन पेज पे ये तक मेंशन था कि ट्रेन से उतरते वक्त उसने कौन सा पैर पहले बाहर रखा। जी हाँ, इतनी छोटी छोटी डिटेल। इससे साफ हो गया था कि ये फैन पेज कोई डाई हार्ड फैन नहीं, बल्कि कोई साइकोपैथ रन कर रहा था। ये सब देखकर मीमा बहुत डर जाती है और हम ऑडियंस को दिखाया जाता है कि ये सारे अपडेट्स उस फैन पेज पे मी मैनिया अपडेट कर रहा था। जी हाँ, वो साइकोपैथ और कोई नहीं बल्कि मी मैनिया ही था, वही क्रीपी सिक्योरिटी गार्ड जिसे हमने मूवी के ओपनिंग सीन में देखा था। खैर, तो अगले दिन मीमा के एक्टिंग करियर का फर्स्ट डे था और उसे अपने सीन में सिर्फ एक लाइन मिली थी और उसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। रीटेक्स के बाद वहां खड़े लोग मीमा पे हंसने लग जाते हैं, जिससे मीमा काफी डीमोटिवेटेड फील करने लगती है। मीमा यहाँ ग्रीन रूम में बैठकर सोच रही होती है कि वो इस लाइन को कैसे डिलीवर करेगी, क्योंकि कोई भी उसके परफॉर्मेंस को पसंद नहीं कर रहा था कि तभी यहाँ एक ब्लास्ट की आवाज होती है और हम देखते हैं कि मीमा के एजेंट को मीमा का एक फैन मेल आया था, जो कि उसने मीमा के पास लाइन से पहले ही ओपन कर दिया और इस लेटर से ही वो एक्सप्लोजन हुआ था। इसका मतलब साफ था कि ये लेटर मीमा को हर्ट करने के पर्पस से भेजा गया था। साथ ही मीमा यहाँ नोटिस करती है कि यहाँ इस लेटर में मीमा को एक डेथ थ्रेट नोट लिखकर भेजा गया था, जिससे अगेन ये बात साफ हो गई थी कि ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड वे में इंटेंशनली किया गया था। मीमा अब और भी ज्यादा डर जाती है और उसे ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लग गई थी कि कोई उस पर हर समय नजर रखे हुए है। इस सबसे मीमा के ऊपर एक साथ बहुत सारा मेंटल प्रेशर आ गया था। I mean, उसके प्रीवियस फैंस उससे नाराज थे, उसका एक्टिंग करियर सही ट्रैक पे नहीं था, उसे डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे और 24/7 कोई उस पर नजर रखे हुए था। ये सब होने के बाद भी मीमा अपनी पर्सनल लाइफ में चल रहे स्ट्रगल के बारे में किसी से शेयर नहीं करती है और इसी
तरह काम करती रहती है, बिलीविंग कि एक दिन वो सक्सेसफुल होकर सब कुछ ठीक कर देगी। अब यहाँ एक और चीज ये हो गई थी कि चैम ग्रुप को लीव करने के बाद चैम ग्रुप की बाकी की 2 मेंबर्स मीमा का मजाक बनाने लग गई थी एंड सरप्राइजिंगली चैम ग्रुप मीमा के बिना काफी अच्छा ग्रो कर रहा था। सो कहीं ना कहीं मीमा अपने डिसीजन को भी थोड़ा बहुत रिग्रेट कर रही थी, क्योंकि वो अपने पुराने दिन को, अपने पुराने ग्रुप को, स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह को मिस कर रही थी। खैर, तो नेक्स्ट सीन में हम मीमा के एजेंट टोडो कोडो और मीमा के मैनेजर रूमी को टीवी सीरीज के डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करते हुए देखते हैं कि वो लोग मीमा को ज्यादा लाइंस बोलने के लिए दें और उसके कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की जगह दी जाए। इसके बाद सीरीज का राइटर एक न्यू एपिसोड इंट्रोड्यूस करता है जिससे मीमा को ज्यादा फुटेज मिलने वाली थी, लेकिन इस सीन के लिए शायद मीमा आसानी से रेडी नहीं होने वाली थी। दरअसल ये सीन एक बहुत ही फिजिकली वायलेंट सीन होने वाला था। सिर्फ वायलेंट ही नहीं, यहाँ पे काफी एक्सप्लिसिट सीन्स भी होने वाले थे, जैसे कि न्यूडिटी वगैरह। और ये सब सुनकर रूमी बहुत परेशान और गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करियर की शुरुआती फेज में ही मीमा को इन सब चीजों से गुजरना पड़े। ऑब्वियसली ऐसा करने से एक नेगेटिव पब्लिसिटी बन जाती है एंड आप टाइप कास्ट हो जाते हैं उसी तरह की रोल्स में। रूमी मीमा से इस बारे में बात करने जाती है, जहाँ मीमा उसे साफ कह देती है कि वो डिसाइड कर चुकी है कि उसे एक्ट्रेस बनना है, तो वो इस तरह के सीन से पीछे नहीं हटने वाली है। वो इस सीन के लिए हाँ कर देती है। तो इसके बाद मीमा को मेट्रो से ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जहां विंडो पर वो अपने ही ओल्ड सेल्फ को इमेजिन करते हुए देखती है। और यहां ओल्ड मीमा इस करंट वाली मीमा से कहती है कि तुम्हें उस कॉम्प्रोमाइजिंग सीन के लिए मना कर देना चाहिए था, तुम ऐसी लड़की नहीं हो। ये देखकर मीमा 1 सेकंड के लिए जोन आउट सी हो जाती है और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टूडियो में आता है, जहां वो लोग उस सीन को शूट करने की तैयारी कर रहे थे। सीन स्टार्ट होता है और सीन के मुताबिक मीमा को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में डाल दिया जाता है। अब मीमा कैसे भी एक शॉट दे चुकी थी, लेकिन डायरेक्टर को ये शॉट पसंद नहीं आता, तो मीमा को एक और शॉट देने के लिए कहा जाता है। नाउ पहले से ही टेंस्ड मीमा इस सीन से मेंटली इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो डिजीनेस फील करने लग जाती है और कुछ मिनट्स के लिए फेंट हो जाती है। इसके बाद मीमा की मेंटल सिचुएशन और खराब होने लग जाती है और वो अपने ही इमेजिनरी सेल्फ को हर जगह देखने लगती है और उससे बातें करने लग गई थी। यहाँ उसकी जो इमेजिनरी मीमा थी वो जे पॉप वाली मीमा थी। वो बार बार इस रियल मीमा को एक ही चीज बोल रही थी कि उसे एक्टिंग लाइन में नहीं आना चाहिए था। कुछ आगे के सीन्स में हम मीमा को अपने वर्स्ट पीक पर देखते हैं, जहां वो अकेले रूम में बहुत रोती है, लेकिन वो ये सब किसी और के साथ शेयर नहीं करती। बाकी लोगों के सामने वो फिर भी अपना बेस्ट सेल्फ पुट ऑन कर रही थी। तो कुछ समय के बाद मीमा का वो कंट्रोवर्शियल सीन काफी फेमस होने लग जाता है और न्यूज वगैरह में हेडलाइंस बन जाती है। इसी बीच हम मीमा को वो फैन पेज चेक करते देखते हैं, जहां उसके बिहाफ पे मी मैनिया ने आंसर्स लिखे हुए थे। यहाँ मी मैनिया ने लिख रखा था कि मेरी मदद करो, मैं इस तरह के सीन्स नहीं करना चाहती हूँ, ये सब उस राइटर की गलती है, उसने ही इस तरह का सीन लिखा था। इसी के साथ मीमा को स्क्रीन पर अपनी इमेजिनरी मीमा दिखने लगती है, जो कि फिर से वही बातें रिपीट करने लगती है, जिससे रियल मीमा मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस राइटर को देखते हैं जिसने मीमा के लिए वो कॉम्प्रोमाइजिंग सीन लिखा था। वो एक पार्किंग में खड़ा था, जहां उसे चैम ग्रुप का सॉन्ग सुनाई देने लगता है और जैसे ही लिफ्ट आती है वो देखता है कि लिफ्ट के फ्लोर पर एक स्टीरियो में सॉन्ग प्ले हो रहा था। सीन कट होकर 5th फ्लोर पे आता है, जहां जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है हम लिफ्ट के अंदर उस राइटर की लाश को देखते हैं, जहां उसको बहुत ब्रूटली मार दिया गया था और उसकी दोनों आंखों तक को निकाल दिया गया था। अब तक मीमा यहाँ टाइप कास्ट हो चुकी थी, जैसा मैंने पहले कहा था, और अब उसे इंडस्ट्री में बने रहने के लिए ऐसे ही अभद्र सीन्स करने पड़ते हैं। खैर, तो अगले सीन में कुछ अजीब होता है। यहाँ चैम ग्रुप की परफॉर्मेंस में बाकी दोनों सिंगर्स के साथ अचानक ही परफॉर्मेंस के बीच में मीमा आ जाती है, जिसे देखकर सभी सरप्राइज रह जाते हैं और मी मैनिया भी क्राउड में ही था, जो कि ये देखकर शॉक रह जाता है। वहाँ मीमा की आधी नग्न पिक्चर की जगह पूरी नंगी पिक्चर्स रिलीज कर दी जाती है, जिससे मीमा बहुत ज्यादा शेम्ड, हर्ट और डिसीव फील करने लगती है। लेकिन सिर्फ मीमा इससे परेशान नहीं थी, मी मैनिया भी इससे डिस्टर्ब था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी जे पॉप आइडल को कोई इस तरह से देखे। इसलिए वो शहर से वो सारी मैगजीन्स खरीद कर अपने पास होर्ड करने लग जाता है, जिनमें मीमा की पिक्चर्स हो। मीमा के हैलुसिनेशंस इतने बढ़ जाते हैं कि एक बार तो वो चैम ग्रुप की बाकी 2 सिंगर्स को देखती है तो उसे ऐसा लगता है एज इफ जे पॉप वाली मीमा भी वहीं उनके साथ है और वो उसे टीज कर रही है। मीमा अपनी इमेजिनरी मीमा के पीछे भागने लगती है और अपने आप को इस प्रोसेस में काफी हर्ट भी कर लेती है। इन सब के कुछ टाइम बाद ही मीमा अपनी मैनेजर रूमी से मिलती है, जो कि मीमा को मोटिवेट करने की कोशिश करती है और उसे समझाती है कि उसे अपने फैन पेज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वहां उसके फैंस के नेगेटिव फीडबैक से ही वो परेशान हो रही है। और तभी अचानक ही मीमा को होश आता है और वो अपने आप को एक सीन के शॉट के बीच में पाती है। जी हाँ, दरअसल वो रूमी से मिली ही नहीं थी और अब उसकी मेंटल स्टेट इतनी खराब हो गई थी कि वो जागते हुए भी चीजों को, इनफैक्ट सिनेरियोस तक को इमेजिन करने लग गई थी। क्या रियल है, क्या ड्रामा है, उसे ये सब समझ ही आना मुश्किल हो गया था और हम ऑडियंस के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब तक क्या हुआ, क्या रियल है, पता नहीं।
खैर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर उस कैमरामैन पे जाता है जिसने मीमा के नंगे फोटोज को शूट किया था, और यहाँ पिज्जा गाय के ड्रेस में एक लड़की आती है जो कि उस कैमरामैन पे अटैक कर देती है। एंड टू आवर कंप्लीट सरप्राइज ये लड़की और कोई नहीं बल्कि मीमा ही थी। मीमा उस कैमरामैन की आंखें निकाल देती है और उसे स्टैब करके जान से मार देती है, जिसके बाद अचानक ही मीमा की आंख अपने बेड पर खुलती है और उसे ऐसा फील होता है एज इफ उसने ये सब एक नाइटमेयर में देखा है। मीमा को इसी वक्त अपने मैनेजर की कॉल आती है जहां वो उसे बताती है कि उस कैमरामैन का कत्ल हो गया है, और ये सुनकर मीमा बहुत डर जाती है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि ये सिर्फ एक नाइटमेयर ही था, लेकिन ऐसा सच में हो रहा था। इसके बाद मीमा जैसे ही अपना कपबोर्ड ओपन करती है उसे एक बैग मिलता है जिसमें पिज्जा गाय का ड्रेस था। इसका मतलब समझे दया, इसका मतलब ये कि मीमा ही ये कत्ले कर रही थी। मीमा जल्दी से इसे छिपा कर यहाँ से बाहर चली जाती है। नाउ सेट्स पे मीमा को एक मर्डर सीन शूट करना था, जिसे शूट करते वक्त उसे डेड बॉडी में वही कैमरामैन दिखने लगता है और वो फेंट हो जाती है। इसके बाद मीमा की आंख खुलती है और वो अपने सामने एक लेडी को देखती है जो कि मीमा से उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करती है, और इसके बाद वो रूम से बाहर आती है जहां हम और लोगों को खड़ा देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी एक साइकियाट्रिस्ट थी जो कि बाहर खड़े इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स को बताती है कि मीमा को MPD यानी कि मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो कत्ल मीमा की ही दूसरी पर्सनालिटी ने किए हैं। तभी यहाँ लोगों के अपलॉज यानी ताली बजाने की आवाजें सुनाई देने लग जाती है और हम देखते हैं कि ये भी एक सीन ही था जिसे मीमा ने अच्छी तरह डिलीवर किया था और सब उसकी एक्टिंग से खुश नजर आ रहे थे। रूमी यहाँ आती है और मीमा से कहती है कि वो मीमा से बहुत खुश है। इसके बाद मीमा चेंजिंग रूम में जाती है जहाँ उसे अपने सामने वो साइकियाट्रिस्ट दिखाई देती है और ठीक उनके जाते ही उसे वहाँ हॉल में ही मी मैनिया भी दिखता है। मी मैनिया यहाँ मीमा पे अटैक कर देता है और उससे कहता है कि उसे लगता है कि वो असली मीमा नहीं है। असली मीमा तो वो J-pop आइडल थी जिसे सब प्यार किया करते थे। मी मैनिया मीमा से कहता है कि वो उसे जान से मार देगा ताकि वो J-pop मीमा की इमेज और खराब ना कर पाए। मी मैनिया मीमा पे अटैक कर देता है और अपने सेल्फ डिफेंस में मीमा उस पे अटैक कर देती है। तभी मीमा को ढूंढते हुए रूमी यहाँ आती है और मीमा उसे सब बताती है कि अभी अभी यहाँ क्या हुआ, लेकिन टू हर अटर सरप्राइज यहाँ कोई भी नहीं था। ऐसे में रूमी उसे समझाती है कि जरूर वो डे ड्रीम कर रही होगी। इसके बाद रूमी मीमा को उसके घर ले आती है जो कि आज काफी नीट एंड क्लीन नजर आ रहा था। मीमा यहाँ टोडो कोडो को कॉल करती है एंड टू अ कंप्लीट शॉक हम यहाँ टोडो कोडो के ऑफिस में उसकी लाश देखते हैं जिसकी पहले की दो लोगों की तरह आंखें निकाल ली गई थी और बुरी तरह स्टैब करके मार दिया गया था। यहाँ उसके साइड में मी मैनिया की भी लाश पड़ी हुई थी, विच मीन्स कि मीमा ने कोई डे ड्रीम नहीं किया था। तभी मीमा रूम के अंदर से बाहर देखती है और उसे रियलाइज होता है कि ये उसका रूम है ही नहीं, ये तो उसके कमरे का हूबहू कॉपी था। जी हाँ, अचानक मीमा को अपने सामने रूमी दिखाई देती है जो कि J-pop मीमा की तरह ड्रेसअप होकर आई थी और वो अपने आप को J-pop वाली मीमा ही समझ रही थी। जब मीमा रूमी से पूछती है कि रूमी ने उसकी तरह ड्रेसअप क्यों किया है, तब रूमी बोलने लग जाती है कि रूमी तो यहाँ है ही नहीं, रूमी तो थक गई थी इसलिए वो घर जा चुकी है। मीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और अचानक ही रूमी गाना गाने लगती है और मीमा से कहती है कि मैं एक J-pop आइडल हूँ और तुम बस एक फेल्ड एक्ट्रेस हो, इसीलिए तुम्हें मेरे रास्ते से हटना होगा। और इतना कहकर वो मीमा पे अटैक कर देती है। मीमा विंडो से बाहर जंप करके यहाँ से भागने लगती है, लेकिन रूमी उसका पीछा करते हुए उस पर अटैक करती है। इसी बीच मीमा रूमी के सर से उसका विग हटा देती है जिससे रूमी को होश आ जाता है, लेकिन जैसे ही रूमी वापस वो विग पहनने के लिए झुकती है, टूटे हुए ग्लास का पीस उसे लग जाता है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाती है। रूमी गिरते पड़ते हुए रोड के ठीक बीच में आ जाती है और इससे पहले सामने से आते हुए ट्रक उसे टक्कर मार देती मीमा उसे बचा लेती है और दोनों ही रोड के किनारे बेहोश हो जाते हैं। अब कहानी यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है जहाँ हम मीमा को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो रूमी से मिलने आई थी। यहाँ हमें पता चलता है कि रूमी धीरे धीरे बेटर हो रही थी, ऑल्दो वो मेजरली अपनी J-pop वाली पर्सनैलिटी में ही रहती थी, लेकिन कभी कभी वो रूमी वाली पर्सनैलिटी में वापस लौट जाती है, विच मीन्स कि रूमी को MPD था यानी कि मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिल्म के लास्ट सीन में आसमान बिल्कुल साफ होता है, परफेक्ट ब्लू, और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी परफेक्ट ब्लू फिल्म की कहानी एंड आई नो आपके मन में थोड़े डाउट्स होंगे, तो चलिए उसको क्लियर कर देते हैं। तो इस मूवी से रिलेटेड कई सारी थियरीज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक सिंपल थ्योरी को रखने वाला हूँ जो कि ऑन मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट करेक्ट एंड जस्टिफाइड है। आई मीन अगर मैं 10-15 थियरी डिस्कस करने लगूँ तो कुछ बहुत ही बेवकूफ जैसी थियरी है जिसको डिस्कस करना बनता नहीं है, तो इसीलिए मैं एक बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा सटीक है। तो हुआ ये था कि मीमा की एजेंट रूमी
रूमी खुद ही जे पॉप आइडल बनना चाहती थी, लेकिन अपने करियर में वो ऐसा नहीं कर पाई और उसने इसके बाद मीमा के मैनेजर की तरह ही काम करना स्टार्ट कर दिया, जहां फिर उसे मीमा के जे पॉप स्टार की इमेज को संभालने का काम मिल गया। इस काम में रूमी अपना 101% लगा दी थी, लेकिन एक दिन जब मीमा ने जे पॉप से अलविदा कहकर मूवीज में जाने का डिसाइड किया तो रूमी को मीमा के बाकी फैंस की तरह बहुत ही डीपली हर्ट हुआ। चीजें तब और भी बिगड़ गई जब मीमा ने कॉम्प्रोमाइजिंग सीन्स के लिए हाँ कर दिया। अब अगर आपको याद हो तो मीमा के बाढ़ वाले कॉम्प्रोमाइजिंग सीन में रूमी बुरी तरह से रोने लग गई थी। दैट इज बिकॉज उसे रियलाइज हो गया था कि मीमा के इस स्टेप से जे पॉप वाली मीमा की इमेज कितनी खराब हो जाएगी, लोग उसे कितना हेट करने लग जाएंगे। लास्ट के कुछ एक सीन्स में भी अगर आपको याद हो तो टोडो कोडो जब जाते जाते रूमी को बताता है कि मीमा के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ न्यूड सीन्स होने वाले हैं, तब भी रूमी बहुत गुस्से में आ जाती है। वेल, एक और मेन डिटेल ये है कि रूमी मीमा के फैन पेज को देखकर बहुत इंप्रेस्ड हो गई थी और वो मी मैनिया से मिलने गई थी, जिसके बाद मी मैनिया रूमी को ही जे पॉप वाली मीमा की तरह देखने लग गया था और रूमी ने मी मैनिया को कन्विंस कर लिया कि जे पॉप वाली मीमा ही असली मीमा है और वो दूसरी मीमा जो कि एक्टिंग करना चाहती है वो बस एक इम्पोस्टर है जो कि जे पॉप मीमा की इमेज खराब करना चाहती है। रूमी ने ही उस राइटर और उस कैमरामैन का कत्ल किया था, जिसके बाद वो फैन पेज पर वो ग्रूसम डिटेल्स अपडेट करा दिया करती थी जिसे रियल मीमा पढ़ती थी और इसीलिए उसे सपनों में वो कत्ले दिखाई देने लगते थे। एंड सिंस वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी उसे ऐसा लगने लग गया था कि कत्ले वही कर रही है। अब लास्ट के कुछ सीन्स में हम ये भी देख पाते हैं कि किस तरह रूमी ही जे पॉप वाली मीमा की तरह ड्रेसअप होकर घूमती रहती थी एंड दिस एक्सप्लेन्स कि मीमा के हैलुसिनेशन दरअसल मीमा का कोई एमपीडी नहीं था, बल्कि वो तो हैलुसिनेट करने लग गई थी, जिसके बाद जे पॉप स्टार की तरह ड्रेस तो रूमी उसके सामने इधर घूम रही होगी। मतलब ये सब काइंड ऑफ एक तरह का सेटअप था, साथ ही रूमी के द्वारा ही बहुत कुछ किया गया था। हाँ, मी मैनिया भी उसमें कहीं ना कहीं जुड़ा था, जिसका यूज करने के बाद रूमी उसे भी मार डाली। मीमा यहाँ कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा फील होने लग गया था कि वही कर रही है। ऑब्वियसली इतने स्ट्रेस में वो थी कि उसे दिन दुनिया का कुछ खबर नहीं था और रूमी इसी का फायदा उठा रही थी। रूमी नहीं कह सकते, उसकी जो अलग पर्सनैलिटी थी। खैर, फाइनली मीमा को रियलाइज हो जाता है कि क्या चल रहा है और वो रूमी को अपनी हैलुसिनेशंस को, अपने भ्रम को खत्म कर देती है। एक और इंपॉर्टेंट डिटेल ये है कि आपको याद होगा कि चैम ग्रुप के एक परफॉर्मेंस में अचानक ही जे पॉप मीमा वापस आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। दरअसल उस दिन मीमा नहीं बल्कि जे पॉप स्टार की ड्रेस में रूमी ही स्टेज पर आ गई थी, जिस वजह से सब शॉक्ड नजर आ रहे थे। बात करें मूवी के टाइटल की तो ब्लू कलर के कई मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि इसे मेंटल डिसऑर्डर से कनेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया इत्यादि। देखा जाए तो मूवी में इन सभी मेंटल डिसऑर्डर्स को कवर भी किया गया है, मे बी इसीलिए इट्स परफेक्ट ब्लू। ऑन द अदर हैंड, जापानीज कल्चर में ब्लू रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी एंड सुप्रीम फीमेल एनर्जी, मे बी इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेट ऑफ मीमा एट द एंड, और सिंपली ये मीमा के माइंड के आफ्टर एंड बिफोर के स्टेट को डिपिक्ट करने के लिए बना हो। जहां पहले मीमा का माइंड क्लाउडी एंड क्लटर्ड था, इवेंचुअली एंड तक वो क्लियर हो गया है लाइक अ परफेक्ट ब्लू स्काई। एंड दिस एक्सप्लेन्स द नेम ऑफ द मूवी एंड द थियरीज ऑफ मूवी। तो बस यही थी परफेक्ट ब्लू की एक्सप्लेनेशन और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।